हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 29 अक्टूबर का करंटली का एपिसोड है। सबसे पहले वी विल डू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस जो हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका डे 6 है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आज हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल मूव टू दी DDF, जिसमें पॉलिटी का डे 3 है, फेडरलिज्म। सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे रेकरिंग जो थीम कहा जाता है मेंस में, उससे क्वेश्चन आपको आज मैं करवाऊंगा टॉपर्स कॉपी से। एंड देन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के हैं, टोटल 7 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। सो सबसे पहले प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने में, स्क्रीन के सामने में आपके है, अभी आपको क्या करना है, पॉज करना है एंड 1 to टोटल 8 क्वेश्चन है, इन सबको अटेम्प्ट करना है। चाहे आपने रिवीजन किया हो नहीं किया हो, डजेंट मैटर, ट्राई करना है, ठीक है। एंड आपको अपने जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में विद द अटेम्प्ट, ठीक है, ये लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आज 6th डे है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। आपको जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इस PY की जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, जो कि अभी पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है, फिर सब्जेक्ट वाइज हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, खास करके जो प्लेसेस जो इन न्यूज़ कह लो या मैपिंग कह लो, वो सेकेंड सब्जेक्ट होगा, मैंने पोल करवाया था, तो वो सब करेंगे। बट अभी मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप बस एटलीस्ट इतना कर दो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन सारे बॉडीज में से आपको सामने दिख रहा होगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है, इसके पावर्स के बारे में है, कि इसके जो ऑर्डर्स हैं कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोक सभा or state legislative assembly, they cannot effect any modification in the orders। ठीक है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन इज 2024 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो अटेम्प्ट दिया है तो, कितनी बार डिलिमिटेशन हुई है बाय दिसंबर 2023, ठीक है। सो आपको ये चूज करना है। देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन इधर रहा, इलेक्शन कमीशन के बारे में है, बेसिक क्वेश्चन है, कल ही मुझे इसे इंक्लूड करना था, बट डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन कम आते हैं तो ये रह गया, बट आज प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव रहे। सो 5 मेंबर बॉडी है, ठीक है। जो स्केड्यूल है वो फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, वो होम मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द स्प्लिट एंड मर्जर्स ऑफ recognized of recognized political parties। so there are 3 statements। ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाते हैं जब आपके पास लिमिटेड नॉलेज होता है तो। और मैं ये बताऊंगा कि कैसे लिमिटेड नॉलेज को यूज करते हुए इस आंसर तक हम पहुंच सकते थे। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वन। मुझे इंक्लूड करना पड़ता है, रीजन ये होता है कि आपके पास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो, हमारा ये काम है। अब हम आते हैं एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, issues guidelines for the state legal services authorities to implement the legal programs and the schemes throughout the country। ठीक है, पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन द 7th क्वेश्चन इज, in India legal services authorities provide free legal services to which of the following types of citizens। ये NCERT से सीधा उठाया गया है, ठीक है। अब आपको अटेम्प्ट करना है। 2020 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। फाइन, सो लेट अस गो टू द 8th क्वेश्चन। ये रिसेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगेन आया है तो यू शुड ट्राई। वैसे इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हो ऐसे क्वेश्चन में, या छोड़ देते हो, लीव करते हो, ठीक है। एंड जिस तरह से ऑप्शंस भी सेट की जाती है तो मुश्किल हो जाता है। तो 8 क्वेश्चन हमने देख लिया, अपने साथ साथ अटेम्प्ट कर लिया होगा, आई होप सो। लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनमें से कौन से हैं? तो आई थिंक कोई भी नहीं है। जोनल काउंसिल के बारे में आप जानते हैं कि ये 1956 के एक्ट से आया,
एंड एक जो बाद में जोनल काउंसिल बनी थी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली बनाई गई थी अर्ली 1970s में। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल अगर होता तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी, प्लानिंग कमीशन तो एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको पता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई थिंक इट वाज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसका नहीं है। तो ये दो तो वैसे भी नहीं है, इस पे थोड़ा सा सोचता है इंसान, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो तीनों डू नॉट मेंशन था, तो 1 2 3 के साथ जाएंगे। देन द सेकेंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड बिल्कुल इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, देखो ये थीम रिपीट हो रहा है। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन सही थे, आपको इस पे कंप्लीट नॉलेज चाहिए। ठीक है, यहाँ इफ एंड बट नहीं चलता, ये आपके बेसिक बुक में होगा। आप ब्लू बुक अगर फॉलो कर रहे हैं या कोई और बुक कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत जैसी बुक, तो ये बिल्कुल लिखा होता है। एंड इतना हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइन। थर्ड क्वेश्चन इज कि कितनी बार डिलिमिटेशन हुई है। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था 1952, 1963, 73 एंड 2002। सो 4 बार हुई है, तो ये इसका आंसर है। ये याद रहता है, मतलब कि मुश्किल होता है याद रख पाना, बट अगेन यू नेवर नो, यूपीएससी ऐसे करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर बॉडी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं। वैसे ये बहुत बेसिक है, पता तो होनी चाहिए, 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने इस क्वेश्चन में क्या कहा, ऑप्शंस जो है ना हम एलिमिनेट करते हैं। आई विल टीच यू कि कैसे लिमिटेड नॉलेज के साथ आंसर किया जा सकता है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। देखो ये स्टेटमेंट भी में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आपने अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा, जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, जिन्होंने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दिया है, तो रिसेंट ईयर्स में आपको पता होगा कि कितनी बार जो है ना पार्टियां टूटी है एंड इलेक्शन कमीशन ने स्टेटस दिया है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज में। महाराष्ट्र हो जाए, बिहार हो जाए, या अदर स्टेट्स हैं, उसमें आपको दिखने को मिलेगा शिवसेना या रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, इस तरह से ब्रेक हुई थी, तो वो बराबर न्यूज में रह रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का रोल यहीं पे होता है कि आपको बेसिक्स इन चीज़ों का आपको मे बी बुक में ना मिले, ना दिखे, तो आप ऐसे स्टेटमेंट को करंट अफेयर्स फॉलो करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है, और ये भी आपको पता है 3 मेंबर बॉडी है, इस पे आपको कोई गारंटी नहीं है सही है कि नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शंस ऐसे दे रखे ना, मैक्सिमम 2 ही करेक्ट हो सकते हैं, और ये इनकरेक्ट है। तो ये करेक्ट है, मुझे पता है 1 तो होना नहीं है और 3 का होना है, और इसमें 3 है नहीं, तो ये भी गलत। अब इन दोनों में से है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, इलेक्शन स्केड्यूल वगैरह हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो आते हैं अभी बिहार इलेक्शंस को लेकर। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नलसा के बारे में। बेसिक है, बेसिक होनी भी चाहिए अगर एक नेशनल लेवल पे बॉडी है एंड देन स्टेट लेवल पे बॉडी है। यूजुअली यही होता है ना कि गाइडलाइंस जो है ना इशू करेगा और उसी को फॉलो करना चाहिए। होता है ना, सीनियर करता है ना जूनियर को या सबऑर्डिनेट को। ठीक है, सिमिलरली इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एंड, अगर आपको पता होगा तो आर्टिकल 39A इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्टैट्यूटरी जो एक्ट लाया गया था नलसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, वो इसी के लिए था। तो फ्री लीगल एड के लिए ही था। डीपीएसपी में आपने अगर पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, एंड नलसा एक्ट 1987 में आया था। फाइन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ये भी वही लीगल सर्विस अथॉरिटी इसी से कनेक्टेड है अगर देखो तो इसका आंसर ना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने 2020 अटेम्प्ट जब किया था तो मेरे लिए इसका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अजीब सा ऑप्शन सेट किया गया और 2 करेक्ट है। ओके, सो मेरे लिए ऑनेस्टली मैं बहुत यहाँ पे ऑनेस्ट रहूँगा कि मुश्किल था, और हर स्टेट का ना अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अब जैसे दिल्ली में ये ट्रांसजेंडर वाला है ना, विथ एन एनुअल इनकम लेस देन 2 lakhs, तो दिल्ली में ये यही क्राइटेरिया है। ठीक है, एंड पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस
देन 1 लाख, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो ये दोनों सही है। एंड ओबीसी के लिए कोई ऐसा इनकम क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, सारे ऑल सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये नहीं होता है। तो इसका आंसर 1-2 होगा। अगेन आई विल से दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड इन 2020। मैंने ऐसे कर दिया था 1-3, नहीं सॉरी 1 और 4, सीनियर सिटीजन सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, यूपीएससी है। आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है। एंड देन द 8th क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सिंपल है, सॉरी सिंपल तो नहीं है, ये डिफिकल्ट है। आई मीन अगर आपको पता होगा, ये सिंपल है कि डायरेक्टरेट ऑफ ईडी के बारे में जब भी पढ़ते हो तो बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। हाँ, इन दोनों के बारे में आपको शायद पता ना हो, तो थोड़ा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दिया कीजिए, रिस्क मत लिया कीजिए, नंबर फ्री के चले जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है ना दोनों है, मतलब 2, ओनली 2, मतलब ये दोनों सही हैं। अब इसमें क्या है ना कि 1 और 2 चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, बस एक नहीं है कि बस डिपार्टमेंट पकड़ा दिया और हम डिड्यूस कर लेंगे, यहाँ पे इनका फंक्शंस भी है। और आपको पता है फेमा और एक और एक्ट है ना, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, जिसको ये देखता है, ईडी, ठीक है। सो ऑल टुगेदर देखो तो ये तो सामने से मुझे गलत लग रहा है, बट इन दोनों के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, या अलग से इसके लिए प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पीवाईक्यू में आ गया है तो ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी साल में एक के दो के दिख जाते हैं, तो आप इसको बस आंसर याद करके रख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, चलेगा, ठीक है। बट ईडी के बारे में पता होनी चाहिए, ईडी बार बार न्यूज में रहता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर ओनली 2 है। तो आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आप लोग बताना, ओके, कमेंट सेक्शन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायमेंशन फैक्ट्री, डे 3 है पॉलिटी का, GS2 का भी कह लो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कॉपीज भी बहुत सारे लोग सबमिट करते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और सारे लोग भी सबमिट करें। अभी बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है, जितना कर रहे थे 80s के आसपास कर रहे थे, 50 के आसपास हैं। तो आई होप कि जल्दी से ये चीज़ को देखा जाए। एंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंडियन फेडरलिज्म इज द मिडिल पॉइंट, ओके, बिटवीन यूनिटेरियनिज्म एंड कॉन्फेडरलिज्म, ठीक है। सो सिंपल है, इसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट को शो करना है। यूनिटेरी कैसे, ये मतलब कि हिंदी में क्या कह सकते हैं, संघवाद, एकात्मकवाद और संघवाद के बीच का मध्य बिंदु है, विश्लेषण करें। एनालाइज में क्या करते हैं, हम दोनों एस्पेक्ट को टच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने से यही समझ आया। चलिए हम जो अपना डेली का प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। क्या है, सी कोर डिमांड क्या है, मिडिल पॉइंट है इंडियन फेडरलिज्म, किसके बीच का, यूनिटेरियनिज्म एंड कॉन्फेडरलिज्म, इनके बीच का, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, ओके। ये अब यूनिटेरियनिज्म वाला जो फीचर्स है वो दिखाना है, और कॉन्फेडरलिज्म वाले फीचर्स, मतलब फेडरलिज्म वाले, प्योर फेडरलिज्म वाले फीचर्स आपको दिखाना है, ओके। सो ये हुआ आपका कोर डिमांड। एंड देन स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे अच्छा सा, एंड इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन भी दिया जा सकता है, फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटेरियनिज्म क्या होता है, एंड देन कॉन्फेडरलिज्म क्या होता है। ये तीनों को हम दिखा सकते हैं ब्रीफली, ठीक है। एक तरीका ये है, नहीं तो आप इंडियन जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हो, कैसा इंडिया का फेडरलिज्म है, थोड़ा सा चर्चा कर सकते हो, ठीक है। किसी स्कॉलर का व्यू ले सकते हो, ओके, कि दोनों है, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन है ना, हम उनके व्यू को दिखा सकते हैं यहाँ पे, कि इंडिया में जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं कि मतलब कि एक तरफ, मतलब जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है ना इंडिया का, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, या यूनिक है इस सेंस में कि मैं स्कॉलरली व्यू के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कुलदीप नैयर केस है जिसमें बताया कि इंडियन फेडरलिज्म यूनिक है, तो इसको मैं बाद में भी कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ। इट इज अप टू यू। मेरे हिसाब से अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो वो मच बेटर होगा, और कंक्लूड करते टाइम में हम लिख देंगे जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, या ग्रेनविल ऑस्टिन का जो पर्सपेक्टिव है इंडियन फेडरलिज्म को लेकर। सो स्ट्रक्चरिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी में आपको पता है 2 चीज शो करना है, ठीक है,
क्लियरली लिखा हुआ है, मिडिल पॉइंट है दोनों के बीच का, एंड देन कंक्लूजन में एनालाइज करके बता देना है, मतलब कंक्लूड कर देना है 10 इस तरह से, और उसको हम जोड़ दे सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुलदीप नैयर वाला। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर ही लिया, कंक्लूजन भी डिस्कस कर लिया, एंड फीचर्स तो आपको पता ही है, यूनिटरिज्म वाले फीचर्स हैं बहुत सारे हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जो बिल रिजर्व्स करता है वो, देन वी कैन टॉक अबाउट यूनियन लिस्ट, रेस्यूडरी पावर्स, ठीक है, कॉन्करेंट जो पावर्स ये लिस्ट होता है उसमें भी ओवरराइडिंग पावर एक तरह से है सेंटर के पास, ठीक है, और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, अगर आप चाहो तो खोजो उसको 5-6 पॉइंट्स, एंड उसको सब्सटेंशिएट करना है हर एक को अच्छे से, पहले लिखना है पॉइंट एंड देन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उससे सब्सटेंशिएट करना है, एंड फिर जो हमारा फेडरल फीचर है कॉन्फेडरलिज्म, जैसे कि यूएसए है ना, अच्छा एग्जाम्पल है उसका, तो वो भी हम शो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, राज्यसभा है, ठीक है, स्टेट मतलब कि लिस्ट पे ना हम आर्टिकल 252 में है ना कि बिल के काम करते हैं, उस पे लॉ बना सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ठीक है। फेडरल फीचर्स पे जब कुछ चेंज लाना होता है तो हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स और जो स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है वो भी एक तरह से शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है एंड स्टेट के परमिशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते व्हेन इट कम्स टू फेडरल फीचर्स। तो इस तरीके से हम 4-5 पॉइंट्स ऐसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही है, पहले फीचर्स लिखना है एंड देन सब्सटेंशिएट करना है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड देन कंक्लूड कर देना है लाइक इंडिया का पोजीशन यूनिक है, ठीक है, जो कि इंडियन जो मतलब पॉलिटी है उसको सूट करता है, इंडियन जो मतलब कि हमारी जिस तरह से डेमोग्राफी है, हमारी किस तरह से बाउंड्रीज हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी है, इन सारी चीज़ों को सूट करता है, तो इस तरह से हम पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर देंगे। यही होगा हमारा आज का क्वेश्चन, एंड ये आपके टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हो, इसको आप देखना चाहो तो थोड़ा इन्होंने यूनिक वे में लिखा है, पहले फेडरलिज्म को एक तरह से डिफाइन किया एंड देन कॉन्फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म को डिफाइन करते हुए इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए, ऐसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद ग्रैनविल ऑस्टिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिडवे बिटवीन द टू फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड देन फेडरल फीचर्स की इन्होंने बात करी, एंड देन यूनिटरी फीचर्स की भी इन्होंने बात करी, इसको कम पॉइंट्स में ही दिखा दिया, पर यहाँ पे देखो आर्टिकल वगैरह हमें शो करना था, सब्सटेंशिएशन अच्छे से करना था, ये मिस हो गया, अगर आपके पास वक्त है तो डेफिनेटली करना, ओके। एंड however, since the federalism is a functional concept, Indian constitution has devised ways for the different units to cooperate. अब इन्होंने क्या किया स्मार्टली, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे जो यूनिटरी फीचर्स हैं उसको डील करने के लिए हमने क्या क्या इवॉल्व हमने खुद को किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन था जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि पॉलिसी सिनर्जी पे काम करता है। देन आर्टिकल 252 जो स्टेट लिस्ट में है कि अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि इस पे लॉ बना सके, ठीक है। एंड देन इन्होंने कंक्लूड किया कुलदीप नैयर केस से, स्टेट्स दैट द इंडिया हैज यूनिक फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, विच एड्रेसेस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एज अ फंक्शनल मैनर, ओके। सो यही है, आप इनका आंसर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइन, कल हम नया टॉपिक करेंगे, आप लोग अपने आंसर 7 to 9 PM सबमिट कर देना। चलते हैं हम आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है साइक्लोन मोंथा के बारे में। इसका लैंडफॉल होता है, रेन बैटर्स सेवरल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। और जो अलर्ट्स जारी किए जाते हैं ना, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये सारे हम देखेंगे कि वैसे ग्रीन तो जारी नहीं किया जाता, बट जो कैटेगरीज ऑफ अलर्ट्स है ना और किस बेसिस पे किया जाता है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यूपीएससी मेंस में आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया है। Then we have the next question, IIP growth drops to 3-month low of 4% in September। थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, ओके। Then we have center approves terms of 8 सेंट्रल पे कमीशन के बारे में देखेंगे, कैसे इसको बनाया गया है, ठीक है, कब तक ये अपनी रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशन देगी, क्या इसका काम है, ये भी तो बेसिक है, ये भी तो बताना है। Then we have HAL जो है साइन करता है सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन विथ रशियन फर्म के साथ, इसको भी देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, ओके।
देन वी हैव यूनाइटेड नेशन का एक सिंथेसिस रिपोर्ट आया है, वो कि बता रहा है कि कितना हमने अचीव किया है, जो एनडीसी जो कंट्रीज सबमिट करती है उसमें हमने कितना अचीव किया है और कितने हमें मतलब कितना हम पीछे रह गए हैं जितना हमने डिसाइड किया था पेरिस एग्रीमेंट की कंपैरिजन में। ठीक है। देन ऑयल मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने बताया कि रशियन क्रूड ऑयल कंपनीज पे अगर जो सैंक्शंस लगा रही है यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर, मतलब उस चीज को उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, हमने खुद को डाइवर्सिफाई कर लिया, डायरेक्टली नहीं नाम लिया रशियन कंपनीज का, बट स्मार्टली ही सेड कि हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने कंट्रीज के साथ हम जो है ना अभी ऑयल खरीद रहे हैं, या हम जो ऑयल या नेचुरल गैस कह लो हम एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो रिफाइनरी मतलब कि प्रोडक्शन है वो कितने कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करें, थोड़ा डेटा स्पेसिफिक है, इसको हम देखेंगे। एंड देन द लास्ट आर्टिकल है चाइना एंड आसियान, एंड उसमें थोड़ा सा आरसीईपी जो है उसको भी देखेंगे। उसकी मीटिंग हुई है अभी, आसियान समिट आपको पता है हुआ, उसमें बहुत सारे जो रीजनल मतलब के ग्रुपिंग्स कह लो उसकी भी मीटिंग हुई। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। उसमें आरसीईपी वो इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया इसका मेंबर एक समय में होने वाला था बट नहीं हुआ था। किस रीजन्स के नहीं हुआ, किन रीजन्स की वजह से नहीं हुआ था उसको भी हम डिस्कस। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले साइक्लोन मोंथा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ये हिट करेगा, और आपको पता है लैंडफॉल का मतलब क्या होता है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हिट करता है ना लैंड को, तो उसको बोलते हैं लैंडफॉल, बस सिंपल है। ठीक है, तो हमें ना इसमें समझना था कि आईएमडी अलर्ट्स एंड पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इस 4 टाइप्स ऑफ कलर कोडेड अलर्ट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर नहीं दिखाया आपको, आई होप पता हो कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कौन सी कलर होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, इस बेसिस पे करता है। तो अगर देखो तो पैरामीटर्स देखो तो और ज़्यादा इसको हम मैं ओपन करता हूँ। रेनफॉल इंटेंसिटी, विंड स्पीड, स्टॉर्म सर्ज लेवल्स एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर। सो बेसिक है कि कितनी रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी बारिश होगी, विंड स्पीड कितनी रहेगी साइक्लोन की, स्टॉर्म सर्ज लेवल कितना होने वाला है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कितना पड़ेगा लाइफ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर पे। तो इस बेसिस पे ये 4 जो है ना अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। ठीक है, ग्रीन में कोई वार्निंग नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल होता है। ऑब्वियसली ग्रीन वर्ड मतलब कि ग्रीन का मतलब यही है ना कि सब सेफ है। येलो अलर्ट में देखो, बी अपडेटेड, वेदर में चेंज, थोड़ा सा आप सतर्क रहो। ठीक है, ओके, एंड ये इसको लेकर आप तैयार रहो इस तरीके से। ऑरेंज अलर्ट जो है ना इसको और इंटेंसिफाई करते हैं। बी प्रिपेयर्ड मतलब कि यहाँ पे आप अपडेटेड रहो, आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड रहो, एडवर्स वेदर जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑरेंज अलर्ट ये है। एंड सबसे खतरनाक जो है रेड अलर्ट है, टेक एक्शन एक्सट्रीमली सीवियर वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ आया होगा कि 4 कलर कोडिंग की जाती है, इस तरह से वार्निंग दी जाती है। ग्रीन, येलो, पहले ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, एंड देन रेड अलर्ट। ठीक है, सो ये आपको बेसिक्स इसका समझ आ गया होगा। फाइन, चलते हैं हम नेक्स्ट। आईआईपी ग्रोथ पे है, ये अभी आया इसका मतलब कि रिसेंट डेटा। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो टू 4% इन सितंबर 2025, द लोएस्ट इन 3 मंथ्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऐसे नाम है इसका। डेटा शोइंग वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जो फिजिकल ईयर है 2025-2026। सो फुल आईआईपी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इतना डेटा हमारे यूपीएससी के लिए काम उतना नहीं काम आता है, ये हर मंथ चेंज होते रहता है, तो हमें इतना फोकस नहीं करना है। फुल फॉर्म यही है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज करती है MOSPI। बेस ईयर अभी ये चल रहा है 2011-2012। मुझे जानना है आप लोगों से क्वेश्चन कि इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो उसमें कौन सा बेस ईयर होने वाला है, ये मुझे बताइएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट इज सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। 3 सेक्टर्स को ये कवर करते हैं मेनली। एंड पर्पस क्या है कि मंथली इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड आउटपुट ट्रेंड्स जो है ना उनको ये एनालाइज कर पाए, समझ पाए कि उनकी हेल्थ क्या है। ठीक है, यही है बेसिक्स, हमने रिवाइज कर लिया। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंटर अप्रूव्स टर्म्स ऑफ 8th पे सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट हैज प्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ओके, for the 8th Central Pay Commission, which will review and recommend changes in the salaries, allowances and retirement benefits of around
50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हम लोग भी बनने वाले हैं, ऐसा हम सोचते हैं ना, मतलब हमारा एम्बिशन है ना, तो हमारे हित के लिए भी है, थोड़ा जान लीजिए, यूपीएससी के लिए तो होगा ही, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो हो ही रहा है ये। सो सेंट्रल पे कमीशन जो है बनाई गई, ठीक है, उसके 3 मेंबर्स हैं, कंपोजिशन इस तरीके से, चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये जस्टिस है, मतलब रिटायर्ड जस्टिस है। फिर 3 मेंबर्स में दूसरा मेंबर पार्ट टाइम मेंबर है, पुलक घोष जो है उनको बनाया गया है, एंड मेंबर एक सेक्रेटरी है, वो है पंकज जैन, पेट्रोलियम सेक्रेटरी। सो 3 मेंबर्स का कंपोजिशन है। 18 मंथ्स के अंदर इनको जो है रिपोर्ट देनी है, रिकमेंडेशन अपनी देनी है कि किस तरह से जो पे है ना वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि किस बेसिस पे उसको सेंटर जो है हमारी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया कि किन बेसिस पे जो है ना डिस्कशन होने वाली है, रिकमेंडेशन दी जाएगी, ठीक है। समझ गए, बेसिक था। आपको ये स्टेट पीसीएस या कोई अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरपर्सन कौन है, कितने मेंबर्स हैं, और जो 3 मेंबर्स मतलब टोटल हैं, तीनों के नाम पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL साइंड एन MOU विथ रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC, इसके साथ साइन करता है एक मेमोरेंडम, ठीक है। अब मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर द SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो सुखोई जेट कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा 100। अब एक चीज मुझे कहना है कि हमारे देश में क्या है ना, हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं, तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो हम मेनली जो फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही हैं वो बड़े शहरों के बीच चलती है, कैपिटल सिटीज के बीच मेनली। जो छोटे शहर होते हैं ना उसके लिए आया था हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम आया है, इनफैक्ट आया है, अभी भी चल रहा है, बट उसके लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें कम लोग, मतलब कि होते हैं ना, मतलब एक तो बड़ा सा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब 200 प्लस लोग कह सकते हो। लेकिन अगर हमें छोटे जगह पे जाना है, टियर 1, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाना है, तो हमें क्या चाहिए, छोटे एयरक्राफ्ट चाहिए। एंड इस तरीके से हम जो है लोगों को पहुंचा सकते हैं उन शहरों में भी जो टियर 3-4 है, मतलब डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के थ्रू। एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी क्या कर रहे थे, हम सारे इंपोर्ट कर रहे थे, वैसे पहले भी हम मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ये, बट अब इसको ना ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लार्ज स्केल पे किया जाएगा। एंड हमने रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। बेसिक समझ आ गया होगा कि हमें जो पैसेंजर है ना, डोमेस्टिक जो फ्लाइट लेना चाहते हैं टू टियर 3, टियर 4 सिटीज, तो वहां तक हम छोटे शहरों तक जो उड़ान स्कीम का फायदा है पहुंचाएंगे, ठीक है। वो हमारा प्लान है। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट वैसे चाहिए, ठीक है, जिसमें कम पैसेंजर जो मतलब कि आ सके, एंड हम उनको वहां तक, अपने घर तक, मतलब अपने सिटीज तक पहुंचा सके, ठीक है, बेसिक है। तो SJ-100 क्या है, ट्विन इंजन नैरो बॉडी सिविल एयरक्राफ्ट, यूज शॉर्ट हॉल रीजनल फ्लाइट्स, मतलब छोटे, वही बोला ना, टियर 3 and 4। स्टेटस ओवर 200 ऑलरेडी इन ऑपरेशन, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से, नहीं जानोगे भी तो चलेगा, थोड़ा सा जान लो कि ये हम मिल के मैन्युफैक्चर इंडिया में करेंगे, मतलब मेक इन इंडिया के लिए देख लो, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। फर्स्ट कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस HAL's AVRO HS-748, ठीक है। इम्पैक्ट ये होगा कि सपोर्ट्स इन मेक इन इंडिया, स्ट्रेंथेन्स एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हमारा डोमेस्टिक जो कैपेबिलिटी बेटर होगा, एंड क्रिएट जॉब्स। ये भी तो होता है ना, अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिकली कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो लोगों को अवसर मिलता है, ठीक है, जॉब लाइवलीहुड के लिए। सो बस यही है, उड़ान स्कीम को और स्ट्रेंथन करने और उसको मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में और उसको वाइडली छोटे शहरों तक पहुंचाने में बेटर वे में हमें कुछ एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, ठीक है, जिससे हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे विथ रशियन हेल्प, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज UN का एक रिसेंट रिपोर्ट आया है जिस ahead of COP30 in Belém, ब्राजील में जो होने वाली है, United Nations released a synthesis report showing that the countries are on the track to reduce emissions by only 17% of इस सिंथेसिस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया है और कहा है कि जो 2019 के लेवल के हिसाब से जो एमिशन कम किया गया है
ठीक है, वो 17% ही है, ठीक है, विच इज इनसफिशियंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने टारगेट किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पहले एंड देन 2 डिग्री सेल्सियस हमें जो है ना लिमिट करना है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है बाय द एंड ऑफ द दिस सेंचुरी, ठीक है, तो कोर गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो उसमें बस हमने 17% ही अचीव किया है। फाइन। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको पता होगा हम भी जो है अपडेट करते हैं, तो लास्ट टाइम 2022 में किया था, अभी भी हम कुछ दिन पहले मैंने इसे कवर किया था कि हम इसे 30th कॉप से पहले मतलब अपडेट करेंगे। अभी तक इंडिया ने अपडेट नहीं किया है। टोटल कितनी कंट्रीज ने अपने अपडेट किया अभी तक, तो अगर डेटा वाइज जाओ तो ओनली 64 कंट्रीज आउट ऑफ 190 कंट्रीज, मतलब इंडिया जो है ना येट टू सबमिट अपडेटेड एनडीसीज। Fine. So notes that the total greenhouse gas emissions in 2035 are projected to 13 billion tons of CO2, equivalent about 6% below previous pledges, indicating slow progress in global climate action. So simple समझो कि जो टारगेट रही है ये विथ रिगार्ड टू जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, that the total greenhouse gas emissions in 2035 are projected to be 13 billion tons of CO2, ठीक है, equivalent about 6% below previous pledges, indicating slow progress in global climate action. So ये रिपोर्ट आपको दिखाता है आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमने पहले क्या टारगेट रखा था एंड फ्यूचर में हम कितना रिड्यूस कर पाएंगे। बस हमें ये समझना है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। एक इंपॉर्टेंट डेटा निकालना है कि 17% 17% के आसपास जो है वो हमने अचीव किया अभी तक, ठीक है, जो हमने तय किया था पेरिस एग्रीमेंट के टाइम में। फर्स्ट, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, यूनाइटेड नेशन ने, ओके, और एनडीसी को लेकर एक जो है अभी तक ओनली 64 कंट्रीज ने सबमिट किया एंड बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने सबमिट नहीं किया, जो करेंगे जिन्होंने वादा किया है, एंड इंडिया भी उसमें से एक है जो अभी तक सबमिट नहीं किया है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा अपडेट आएगा कुछ दिनों में, जब ये मीटिंग होगी तो इसको और अच्छे से कवर करेंगे। बस बेसिक है, हमें सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए था, किस लिए है, किसने रिलीज किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में दो चीज़ों पे फोकस करनी है। पहला कि हम जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ऑयल, क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर, एंड हम जो हमारी रिफाइनरी जो प्रोडक्शन है इसी क्रूड ऑयल को यूज़ करते हुए हम जो रिफाइन मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में बेचते हैं, तो उसको लेकर ये डेटा हमें देखना है। सो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्होंने कहा है कि द इंडियंस ऑयल रिफाइनर्स हैव डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सप्लायर्स एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स ओवर द ईयर्स। पहले 27 कंट्रीज से हम जो है ना इंपोर्ट करते थे ऑयल, क्रूड ऑयल। द नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल हैज गॉन अप टू 40, अब 40 हो गए हैं। इंडियन ऑयल कंपनीज एक्सपोर्ट रिफाइंड प्रोडक्ट्स एज मेनी एज 50 कंट्रीज। हम जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना इसी क्रूड ऑयल से, वो अभी 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जो ईयू के कंट्रीज हैं, एंड इसकी वैल्यू 45 बिलियन है। फाइन। एंड एक और डेटा है, द रिफाइनिंग कैपेसिटी इज सेट टू इंक्रीज फ्रॉम लिटिल ओवर, अभी जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 258 मिलियन है टन्स, ठीक है, एंड हम सोच रहे हैं कि 2030 तक इसको ले जाएं 310 मिलियन टन्स तक, एंड फिर 400 मिलियन टन्स। सो 3 डेटा था, कितनी कंट्रीज के साथ हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक जो कि 40 हो गया है 27 से, ठीक है, एंड देन 50 कंट्रीज को हम ऑयल, अपने रिफाइंड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बेच रहे हैं, और इसकी वैल्यूशन कितनी है यूएस डॉलर में, 45 बिलियन। एक और चीज कि अभी कितना हमारी कैपेसिटी है रिफाइन करने की, वो है 258 मिलियन टन्स, ठीक है, एंड टारगेट 310 मिलियन टन्स का। ये डेटा ना यू नेवर नो, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे करके घुमा के पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेना। बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट, मतलब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओके। एक मिनट, हाँ यही है, इसी को मैंने समराइज किया है। चलते हैं नेक्स्ट, और आई थिंक दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सिंपल है,
आपको पता है कुआलालंपुर में आसियान मीट हुई थी, तो आसियान मीट में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ बिटवीन आसियान कंट्रीज। अब कितने कंट्रीज है? 11 कंट्रीज है। चलो 11 कंट्री का नाम लिखो, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके नेम जो है ना हमें याद रहने चाहिए, लोकेशन याद रहने चाहिए, और हमने डिस्कस कर लिया है उसको 2 या 3 दिन पहले। सो चाइना एंड आसियान ब्लॉक साइंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना का और जो आसियान कंट्रीज है, पहले 10 हुआ करती थी, तो उनके साथ इंडिया का भी है, ऑब्वियसली हमारा भी है। तो इसको ना चाइना ने अपग्रेड किया है और इसका नाम दिया है FTA 3.0। So in Kuala Lumpur, the new deal expands cooperation in areas such as digital economy, green economy, and pharmaceuticals, and aims to improve market access and देखो अब जो अपग्रेडेड वर्जन होगा उसमें डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, ग्रीन इकोनॉमी पे एंड फार्मास्यूटिकल्स पे किया जाएगा, एंड एम्स टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस एंड स्ट्रेंथन ट्रेड लिबरलाइजेशन बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, मतलब और मजबूत करने की मतलब कवायद कर रहे हैं ये। दिस कम्स एज बोथ चाइना एंड आसियान फेस US टेरिफ्स एंड एग्रीमेंट इज सीन एज ए स्टेप बूस्ट रीजनल ट्रेड एंड सप्लाई। अब दोनों मतलब आसियान ब्लॉकिंग है एंड चाइना कंट्री है, तो इन पे एक तरह से ट्रेड बैरियर्स US ने लगा रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया भी है। तो इस चीज को देखते हुए ना इनको चाइना देख रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी, और जितना हम मतलब चाइना और आसियान कंट्रीज सब देख रहे हैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी, और चाइना के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो है इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, एक ये हुआ अपडेट। एक और है, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। तो इसकी भी मीटिंग हुई लास्ट 5 ईयर्स में पहली बार। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में। ठीक है, केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2022। 15 मेंबर कंट्रीज है, 10 आसियान नेशंस, अब तो 16 हो जाएंगे ना, आसियान के एक और कंट्री बढ़ गई है, प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो 3 क्रिकेटिंग नेशंस, सॉरी 2 क्रिकेटिंग नेशंस हैं एंड 3 ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना, जापान, जो कि इकोनॉमिक मतलब कि लेवल पे अगर देखें तो बहुत आगे निकल गई है। तीनों कंट्रीज रही हैं, साउथ कोरिया भी। ठीक है, एंड वी हैव 11, अब तो 11 कह सकते हो आसियान कंट्रीज हैं। ओके, एट दैट टाइम 10 है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से 15 कंट्रीज लिखा है। आप लोग भी अपना इस तरह से मतलब अपडेट कर लीजिएगा। ओके, नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ये, कवर्स 1/3 ऑफ ग्लोबल GDP एंड पॉपुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है ये। 1/3 जो है ना ग्लोबल GDP कॉम्प्राइज करता है एंड पॉपुलेशन को भी, प्लस जो है एक और चीज मुझे बताना था, एक और डेटा है सुंदर सा, कि आसियान जो है ना चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अगर पूछा जाता ये आर्टिकल आज का पढ़ने के बाद, तो मेरे दिमाग में होता था US चाइना, मुझे लगता था 700 बिलियन के आसपास है, बट आज एक क्लैरिटी आई है कि चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है विथ बायलेटरल ट्रेड अगर देखें तो दैट इज अराउंड 800 बिलियन, वो आसियान है। और ऐसे क्वेश्चन UPSC डालता है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप इतना ट्रेड वॉर चलता है चाइना US के बीच में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले या तो USA जाएगा या EU जाएगा। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, ठीक है, तो चाइना का सबसे बड़ा बायलेटरल ट्रेडिंग पार्टनर आसियान जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, सो इस चीज पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब RCEP को लेकर मैं ये कह रहा था कि इंडिया भी इसका पार्ट होने वाला था, इस इंडिया को भी अप्रोच किया गया था 2020 में, बट हम नहीं बने इसका मेंबर। रीजन क्या था? इंडिया withdrew from the negotiations in 2019, citing concerns over trade imbalance, protection for the domestic industries। ठीक है, इसी के रीजन की वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं बना। खास करके चाइना अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली इंडिया में वो सेल कर सकता था, तो एक कंपेरेटिव एडवांटेज चाइना के पास था, इवन इनफैक्ट जापान के पास, साउथ कोरिया के पास था। तो मेनली चाइना कह लो, बहुत सारे सेक्टर्स में इन कंट्रीज के पास था। तो इंडिया ने देखा कि हमें अपने डोमेस्टिक जो है मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स को भी देखना है, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हम इससे बाहर आ गए थे। ठीक है, जो निगोशिएशंस चल रहे थे, उसके बाद ही ये 15 कंट्रीज साथ में मिलकर जो है इस मतलब कि ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया। फाइन,
सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल हमारे नए जो है टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो करेंगे नए टॉपिक में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, एंड ऑल्सो वी हैव द डायमेंशन फैक्ट्री और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स तो है। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।